हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। नीट 2024 यूजी इसका जो है एमबीबीएस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म इस महीने बहुत ही जल्द रिलीज होने वाला है। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, उस पे आज हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे और आपको सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप पहले से ही वो सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके रखें, ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो है कैटेगरी। वो कैटेगरी आपको मेंशन करना होगा। अगर आप इंडियन कैटेगरी हैं या एनआरआई हैं या ओसीआई हैं तो उन तीनों के लिए अलग अलग जो है आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आप इंडियन नेशनल हैं तो आपको 12th का मार्क्स कार्ड, 12th के मार्क्स कार्ड भी आप उसमें अपने आइडेंटिटी प्रूफ के लिए दे सकते हैं, या तो आप अपना राशन कार्ड दे सकते हैं, या तो अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो बैंक का पासपोर्ट विद फोटोग्राफ भी आप उसमें लगा सकते हैं। अब जो सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है एक वैलिड ईमेल आईडी और एक एक्टिव मोबाइल नंबर। देखिए, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि जब केवल सिर्फ नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए नहीं, उसके बाद भी जब आप काउंसलिंग वेरियस स्टेट्स के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो ये दो चीज बहुत ही मैंडेटरी होता है, क्योंकि किसी भी स्टेट की काउंसलिंग के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो उसका ओटीपी आपको या तो ईमेल आईडी पे आएगा और आपको मोबाइल नंबर पे आएगा। तो देखिए, ये चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि जो आप ईमेल आईडी दे रहे हैं और मोबाइल नंबर दे रहे हैं वो दोनों एकदम एक्टिव रहना चाहिए। अब जो मोबाइल नंबर आप ड्यूरिंग टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, उस मोबाइल को आपको उस नंबर को आपको चेंज नहीं करना है, क्योंकि अगर वो नंबर चेंज हो गया तो फिर आप जो है वेरियस स्टेट्स के काउंसलिंग या एमसीसी का जो काउंसलिंग होता है उसके लिए फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को एकदम ध्यान से रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि आपको जो ईमेल आईडी है और जो मोबाइल नंबर है वो आपका एक्टिव रहना चाहिए। और वो एक्टिव कब तक रहना चाहिए? जब तक आपका पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि कोई भी स्टेट के काउंसलिंग के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको एप्लीकेशन के टाइम आपका वो जो मोबाइल नंबर है वो नीट के एप्लीकेशन फॉर्म से वो लोग फेच कर लेंगे और उसी नंबर पे आपका ओटीपी जाएगा, और बिना ओटीपी डाले आप लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे किसी भी स्टेट काउंसलिंग या तो एमसीसी काउंसलिंग का। अब जो सेकंड चीज है वो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अब देखिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो आपको जेपीजी फॉर्मेट में देना होगा। जेपीजी फॉर्मेट में आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। अब उसका साइज क्या रहेगा? उसका साइज रहेगा बिटवीन 10 to 200 KB। देखिए, इस चीज को ध्यान से समझिए। जो आपका फॉर्मेट नीट ने, एनटीए ने जो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया है, आपको उसी फॉर्मेट में फोटो को अपलोड करना है। अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में फोटो को अपलोड करेंगे तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। और अगर आपका साइज भी अगर एक्सीड हो गया, सपोज कि आपका साइज 200 KB से एक्सीड हो गया, देन यू विल नॉट बी एबल टू अपलोड दैट फोटोग्राफ। तो इस चीज का एकदम ध्यान रखिएगा। अब फोटोग्राफ में, पासपोर्ट फोटोग्राफ में देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो पासपोर्ट साइज का जो फोटोग्राफ रहेगा उसमें 80%, जो फोटोग्राफ का 80% है वो आपका फेस होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? जो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है उसका 80% एरिया में आपका फेस रहना चाहिए। अब उसमें भी कुछ कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फेस कवर्ड नहीं होना चाहिए, आपको कोई मास्क वगैरह उसमें नहीं पहनना है। सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब आप फोटो ले रहे हैं तो आपके दोनों ईयर्स, ये जो दोनों ईयर है वो विजिबल होना चाहिए। अब आप ऐसे साइड से या इस तरफ से, इस साइड से, ऐसे इस तरह से फोटो आपको नहीं क्लिक करना है। आपको सीधा फोटो क्लिक करना है जिसमें आपके दोनों ईयर्स विजिबल हो। तो प्लीज कीप दिस पॉइंट इन माइंड।
उसके बाद क्या है कि आपके जो सनग्लास है, सॉरी, आप जो ग्लासेस अगर कोई कोई स्टूडेंट यूज करते हैं, तो देखिए कीप इन माइंड कि ग्लासेस जो है वो कलर्ड ग्लासेस नहीं होने चाहिए। आपके दोनों आईज विजिबल होने चाहिए। आपको सनग्लास नहीं यूज करना है जो आप नॉर्मल पावर वाला ग्लास यूज करते हैं। तो उसमें भी एक चीज रखिए, माइंड में रखिएगा कि वो जो ग्लासेस हैं वो क्लियर होने चाहिए। उसमें आपके जो दोनों आईज है वो विजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कलर ग्लास पहन के फोटो खिंचवा लिया और आपका आईज ही नहीं दिख रहा है, तो इन दैट केस द फोटो विल बी रिजेक्टेड। उसके बाद जो पासपोर्ट साइज फोटो का जो एक क्राइटेरिया है कि जो जब भी आप पासपोर्ट साइज फोटो ले रहे हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, तो नीचे जो है, फोटो के नीचे जो है वो आपका नाम मेंशन रहना चाहिए। एंड सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डेट ऑफ क्लिकिंग द फोटोग्राफ। आपका नाम रहेगा और उसके नीचे डेट रहेगा। जैसे कि आप जिस डेट पे भी फोटो खींच रहे हैं तो वो डेट आपका वहां पे मेंशन रहना चाहिए। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, हमने एक सैंपल इमेज भी आपको दिखाया है। तो इसी प्रकार से आपका डेट ऑफ क्लिकिंग ऑफ फोटोग्राफ, देखिए आप डेट ऑफ बर्थ मत डाल दीजिएगा अपना। कुछ कुछ स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि नाम के नीचे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। दैट इज नॉट डेट ऑफ बर्थ, दैट इज डेट ऑफ क्लिकिंग ऑफ फोटोग्राफ। जिस दिन आपने फोटो क्लिक किया है वो डेट आपको वहां पे मेंशन करना है। तो आई होप कि ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो आता है वो है पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ। पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ का जो डायमेंशन है वो 4:6 का डायमेंशन है। तो 4:6 डायमेंशन में आपको पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ रहना चाहिए। और जो पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ है वो भी आपको जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा, बिटवीन 10 to 200 केबी। देखिए पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ जो है वो आपको नीट के एडमिट कार्ड पे आपको लगाना होता है। तो दिस इज द फोटोग्राफ विच यू विल बी कैरिंग ऑन योर सेंटर। तो आप सेंटर पे जब जाएंगे तो ये नीट के आपको एडमिट कार्ड पे ये फोटो आपको पेस्ट करके ले जाना होता है। अब पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ में भी सेम क्राइटेरिया है। आपका जो फोटो जो आपको हमने बताया पासपोर्ट साइज वाले में, तो उसमें भी आपका जो फेस है वो क्लियर होना चाहिए, दोनों ईयर विजिबल होना चाहिए, आपके दोनों आईज विजिबल होने चाहिए। और उसमें भी नीचे में आपका नाम और डेट ऑफ क्लिकिंग ऑफ फोटोग्राफ। देखिए डेट ऑफ, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इट इज डेट ऑफ क्लिकिंग ऑफ फोटोग्राफ, इट इज नॉट डेट ऑफ बर्थ। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है सिग्नेचर। आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। तो अब सिग्नेचर जो है, सिग्नेचर भी आपका जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा और उसका साइज जो है वो 4 KB, बिटवीन 4 KB to 30 KB आपका सिग्नेचर रहना चाहिए। सिग्नेचर आप नॉर्मल ब्लैंक पेपर पे ब्लू या ब्लैक पेन से आप लेके उसको आप वहां पे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन देखिए फॉर्मेट का ध्यान रखिएगा, इट शुड बी जेपीजी, दैट इज आपका पासपोर्ट साइज फोटो, पोस्ट कार्ड साइज फोटो और ये सिग्नेचर, तीनों जो चीज है वो जेपीजी फॉर्मेट में ही रहने चाहिए। सिग्नेचर का डायमेंशन, आई मीन फाइल का जो डायमेंशन है वो रहेगा आपको बिटवीन 4 KB to 30 KB। उसके बाद आता है लेफ्ट एंड राइट थंब इंप्रेशन एंड फिंगर इंप्रेशन। देखिए इस चीज को आप ध्यान से समझिए, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि आपका जो केवल थंब इंप्रेशन, लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, केवल आपको थंब इंप्रेशन नहीं लगाना है, बल्कि आपको अपने 10 फिंगर्स, सारे के सारे फिंगर्स का आपको उसमें इंप्रेशन लगाना है। देखिए कुछ कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि केवल अपना राइट हैंड का थंब इंप्रेशन डाल दिए, केवल लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन डाल दिए। दैट इज नॉट करेक्ट। आपको अपने पूरे के पूरे 10 फिंगर्स का थंब इंप्रेशन डालना है। ये बात देखिए, जैसा आप सैंपल इमेज में देख रहे हैं, पूरे के पूरे 10 फिंगर्स का आपको इंप्रेशन डालना है। तो आप उसको इंक पैड पे अपना 10 फिंगर लगा के उसका आप इंप्रेशन एक ब्लैंक पेपर पे लेके उसको स्कैन करके फिर अपलोड कर सकते हैं। इसका जो है बिटवीन 10 KB to 200 KB रहना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ऑल द 10 फिंगर्स यू हैव टू टेक द इंप्रेशंस फॉर ऑल द 10 फिंगर, नॉट ओनली बोथ द थम्स। तो पूरा का पूरा ऑल द 10 फिंगर्स का इंप्रेशन आपको अपलोड करना है।
नेक्स्ट चीज जो आता है वो है क्लास 10th का पास सर्टिफिकेट। वो तो अभी तक आप सब लोग के पास होगा ही, तो उसको भी आप पीडीएफ फॉर्मेट में बिटवीन 50 KB टू 300 KB इसका डायमेंशन है। देखिए ये पीडीएफ फॉर्मेट में जाएगा, इसको आप जेपीजी में मत डाल दीजिएगा, तो ये फॉर्मेट का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो दिस शुड बी इन पीडीएफ फॉर्मेट। क्लास 10th का जो पास सर्टिफिकेट है वो पीडीएफ फॉर्मेट में जाएगा बिटवीन 50 KB टू 300 KB। उसके बाद जो है वो है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट का भी साइज आपको वो 50 KB टू 300 KB रहेगा। अब देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट इन द सेंस हुआ कि आप या तो ओबीसी कैटेगरी क्लेम कर रहे हैं, या एससी एसटी कैटेगरी क्लेम कर रहे हैं, या तो फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी क्लेम कर रहे हैं, तो दिस इज मेंट फॉर दैट। अब अगर आपको सपोज कि आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी अवेलेबल नहीं है, देन व्हाट इज द ऑप्शन? तो उसमें एनटीए एक डिक्लेरेशन फॉर्म देता है। तो अगर आपके पास, देखिए अभी अगर आपके पास आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो इट इज वेल एंड गुड, यू कैन डायरेक्टली अपलोड इट। इफ यू आर नॉट having the category certificate, then what is the option? In that case NTA जो है आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म देगा। वो आप जब फॉर्म निकलेगा एप्लीकेशन फॉर्म, तब वो डिक्लेरेशन फॉर्म आप डाउनलोड करके उस डिक्लेरेशन फॉर्म को आपको साइन करना है कि हाँ भाई मेरे पास अभी राइट नाउ आई एम नॉट पोजेसिंग द कैटेगरी सर्टिफिकेट, लेकिन ड्यूरिंग दैट बिफोर द काउंसलिंग स्टार्ट्स, देखिए ध्यान से सुनिएगा, बिफोर द काउंसलिंग स्टार्ट आई विल बी सबमिटिंग माय कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो बनवा लेना है और फिर उसको आप वहां पे सबमिट कर सकते हैं। देखिए अगर आपने एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी जो भी आपका कैटेगरी है, अगर वो कैटेगरी आप क्लेम कर रहे हैं और आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द काउंसलिंग तक भी अगर आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका प्रिपेयर नहीं किया है, तो देन यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। तो देखिए इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर हो सकता है तो आप अभी ही बनवा लीजिए कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर किसी कारणवश मान लीजिए नहीं बन पाता है तो आप डिक्लेरेशन साइन करके आप उसको कर सकते हैं। दूसरा चीज आता है फिर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इन द सेंस पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो जो लोग पीडब्ल्यूडी क्राइटेरिया को क्लेम करते हैं तो उनके लिए ये है, उसमें आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डालना होगा ये सर्टिफिकेट, और इसका साइज रहेगा 50 टू 300 KB। देखिए पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है तो आप डाल दीजिए, लेकिन इसमें एक और प्रोसीजर रहता है कि जब अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को क्लेम कर रहे हैं तो इन दैट केस क्या होगा कि एनटीए जो है कुछ कुछ सेंटर्स की लिस्ट, मतलब काउंसलिंग से पहले कुछ कुछ सेंटर्स की लिस्ट जारी करता है। उस सेंटर पे आपको जाके अपना चेकअप करवाना होगा। तो वो सेंटर पे जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको वो लोग चेक करेंगे आपने जो भी डिसेबिलिटी क्लेम किया है कि वेदर दैट इज जेन्युइन और नॉट। तो फिर वो वहां से वो लोग आपका चेकअप करने के बाद ऑनलाइन ही आप उस चीज को अपडेट कर देंगे। दिस इज मेंट ओनली फॉर पीडब्ल्यूडी, दैट इज पर्सन विद डिसेबिलिटी जो क्लेम कर रहा है। फिर आता है आपका सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। तो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट भी आपको पीडीएफ में बिटवीन 50 टू 300 KB में अपलोड करना होगा। और उसके बाद आता है प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस, एंड दिस विल बी इन पीडीएफ साइज बिटवीन 50 टू 300 KB। अब देखिए इस चीज को ध्यान से समझिए, प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस। देखिए प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस तो आपका वो हो गया जहां पे आप परमानेंटली रिसाइड कर रहे हैं, तो दैट इज वेल एंड गुड, ठीक है, वो एड्रेस तो आपके पास होगा। अब इसमें एक चीज ये आया है कि ये लोग प्रेजेंट एड्रेस भी फ्रॉम लास्ट ईयर ये लोग प्रेजेंट एड्रेस भी मांग रहे हैं। तो देखिए प्रेजेंट एड्रेस जो आप, अब सपोज कोई बच्चा, फॉर एग्जांपल सपोज कोई बच्चा मान लीजिए कि यूपी का है, अगर कोई बच्चा उत्तर प्रदेश का, उसका परमानेंट एड्रेस है और वो प्रेजेंटली अभी कोटा में सपोज कोचिंग कर रहा है, और अगर आपको फॉर्म भरते टाइम अगर आपको चाहिए कि आपका सेंटर कोटा में रहे या उसके अगल बगल रहे, तो देखिए ये प्रेजेंट एड्रेस जो है वो उसी के लिए है। प्रेजेंट एड्रेस आप जो डालेंगे तो उसके अगल बगल के नियर बाई सिटीज या नियर बाई स्टेट्स के ही ऑप्शन आपको ड्यूरिंग सेंटर सिलेक्शन में दिखाएगा। ये चीज को देखिए फिर से समझिए।
प्रेजेंट एड्रेस जो आपका है, परमानेंट एड्रेस तो चलिए जो है सो है, आपका जो परमानेंट एड्रेस है, अगर आप प्रेजेंट एड्रेस कोई दूसरा डाल रहे हैं तो जब आप सेंटर चॉइस करने जाएंगे तो आपको नियर बाय जो आपके प्रेजेंट एड्रेस के जो नियर बाय के स्टेट्स हैं या नियर बाय के सिटीज हैं, केवल चॉइस ऑफ सेंटर में सिर्फ वही चीज दिखाएगा। तो इस चीज का ध्यान आपको रखना होगा। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो देन इट इज नॉट एन इशू, तो उसमें तो कोई फिर आपको इशू रहेगा नहीं। लेकिन अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस डिफरेंट है तो फिर इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा, उसमें आप गलती मत कर दीजिए। अगर आपने प्रेजेंट एड्रेस में कुछ और डाला और अगर आप चॉइस ऑफ सेंटर चाहते हैं कि आपके परमानेंट एड्रेस के नियर बाय सराउंडिंग्स में आए तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल। देखिए मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि ड्यूरिंग चॉइस ऑफ सेंटर आपको प्रेजेंट एड्रेस जो आप डालेंगे उसी को क्राइटेरिया मान के आपको चॉइस ऑफ सेंटर पे जो है लिस्ट डिस्प्ले होगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि बाय द वे ये सब फॉर्म सारी चीजें भरते भरते अगर आपने कुछ मिस्टेक कर दिया तो देखिए उसमें आपको एक करेक्शन विंडो नीट के एप्लीकेशन फॉर्म के लिए खुलता है। तो करेक्शन विंडो में भी आपको ध्यान रखना होगा कि क्या क्या चीज एडिटेबल है और क्या क्या चीज नॉन एडिटेबल है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। इधर देखिए हमने लिस्ट आपको दिखा रहे हैं। तो ये चीज जो अनएडिटेबल है, जिसको आप करेक्शन विंडो में एडिट नहीं कर सकते हैं, उसमें कैंडिडेट्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, ईमेल है, फोन नंबर है और परमानेंट एड्रेस है। तो देखिए ये 5-6 चीजें जो हैं उसको आपको विथ अटमोस्ट केयर ड्यूरिंग टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग आपको भरना होगा, बिकॉज यू वोंट बी एबल टू एडिट इट। तो इसमें आपने जैसे कैंडिडेट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, ईमेल है, ये आपने जो एक बार डाल दिया वो डाल दिया, उसको आप फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। और जो एडिटेबल है तो उसमें आप क्या है, कैटेगरी है, चॉइस ऑफ सिटी है, लैंग्वेज है और पेरेंट्स डिटेल है। पेरेंट्स डिटेल इन द सेंस कि पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन, इनकम क्राइटेरिया और इनकम डिटेल्स और वो सब आपको मांगते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि एडिटेबल क्या है, नॉन एडिटेबल क्या है, ये लिस्ट हम आपको दिखाया है। तो इस चीज को माइंड में रखिएगा। तो ये था हमारा वीडियो फ्रेंड्स, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। अगर आपको नीट काउंसलिंग के या एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई भी हेल्प चाहिए होगा तो नीचे दिए गए नंबर पे आप एनी टाइम हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।